हाय, गुड मॉर्निंग। सब बच्चे आ चुके हैं। चलिए, नया चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा, एंड दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 12th के चैप्टर की बहुत डिमांड थी, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज गोइंग ऑन, वो तो चल ही रहा है, उसकी वीडियोस आप लोगों को मिल ही रही होंगी, लेकिन साथ साथ में अभी नया चैप्टर मैंने पैरेलल शुरू कर दिया है। पैरेलल ना, तो एक वीडियो उसकी ऐसे करके ये लगातार अब एवरीडे आप लोगों को मिलती जाएंगी। तो चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं अब। अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन भी बनते हैं इसी चैप्टर के साथ में। आप लोगों को लगा लेंगे कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि खुद अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है। अब हम लोग यहां से चलेंगे एज पर माय हैबिट। जैसा आप जानते हैं कि मैं तुम लोगों को सारी चीजें बिल्कुल डिक्टो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करता हुआ लेके चलता हूं। एक्स्ट्रा में कुछ मिलता है वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ रह ना जाए, मेरी मेन कोशिश ये रहती है। चलें आगे, बढ़िया। तो चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर पर, जो कि एक खुद अपने आप में एक अच्छी वेटेज वाला चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि जो ह्यूमंस हैं, यहां पहुंच चुके हैं अब हम लोग, अब नींद से जाग जाओ तुम लोग। पहली बात तो यह आ गई कि ह्यूमन यहां पर क्या है। तो ह्यूमन यहां पर पहली बात सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, पहली चीज ये आ गई, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पहली चीज। और साथ में मैंने आप लोगों से बोला कि ये विविपेरस है, और विविपेरस सिंपली स्टैंड्स फॉर कि ये लोग नरिश करेंगे या यंग वंस को जन्म देंगे। अंडे नहीं देंगे, यंग वंस को ये जन्म देंगे। तो अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है एंड विविपेरस है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि एक्चुअली इधर रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड, क्या क्या चीजें उसमें रहेंगी। तो देखो, मैं यहां से आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। यहां से नंबर 1, पहली चीज को हम लोग बोलेंगे, इसको अगली स्लाइड पे लेते हैं, इट कुड बी फार बेटर। नंबर 1 जो पहली चीज होने वाली है, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस। पहली चीज बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि पहली चीज मैंने आपसे ये बोला कि गैमीटोजेनेसिस है। अब ऐसा नहीं है कि इस चीज को मैं यहां पे छोड़ दे रहा हूं, क्या चलो बस बोल दिया, ऐसा नहीं है। गैमीटोजेनेसिस पूरा पढ़ना है हम लोगों को, समझ गए? तो पहले नोट कर लो इसे। देखो क्या लिखा है मैंने, गैमीटोजेनेसिस। पहले मैं जरा देख लूं, हाँ ठीक है। सो दैट इज सिंपली योर गैमीटोजेनेसिस। अब सवाल ये आता है कि सर गैमीटोजेनेसिस किससे कहा हमने? तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब सिंपल ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो पहली चीज ये आप लोग नोट करिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट किस में कौन से होंगे? तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी। मैंने ऊपर फीमेल को लिया है, नीचे मेल को लिया है। बहुत ध्यान से देखिए, ऊपर फीमेल है और मैंने आपसे ये बोला कि यहां पर जो गैमीट निकलेगा वो ओवा होगा, और मेल में जो गैमीट निकलेगा उस चीज को हम लोग सिंपली स्पर्म कहते हैं। तो ये हो गए फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी कि इस तरीके से गैमीट बनेंगे। आपने प्लांट्स में भी पढ़े होंगे, मैं आप लोगों को ह्यूमन पढ़ा रहा हूं, प्लांट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग यहां तक लिमिट रखिए अपने आप को। आगे बढ़ते हैं। गैमीटोजेनेसिस नाम की चीज आ गई आप लोगों के पास में। ये देखिए, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। फिर इसने कहा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसे हम इंसेमिनेशन कहेंगे। दूसरी चीज क्या आ गई बच्चे? इंसेमिनेशन। देखिए, मैंने सेमिनेशन नहीं बोला, मैंने स्पर्मिएशन नहीं बोला, स्पर्मियोजेनेसिस। ये कई सारे टर्म हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला है कि जो दूसरी चीज आएगी सेकंड नंबर पे, उस पर्टिकुलर चीज को मैं इंसेमिनेशन बोलूंगा। दैट इज सिंपली इंसेमिनेशन। और यू नो व्हाट इंसेमिनेशन मींस? इंसेमिनेशन का मतलब यह हुआ कि पिनाइल शाफ्ट, जो ह्यूमन की पिनाइल शाफ्ट है, वहां से क्या निकल जाएगा? सीमेन। और जब सीमेन वहां से निकलेगा तो उसके निकलने की प्रोसेस को हम इजैक्यूलेशन कहेंगे। लेकिन वो पिनाइल शाफ्ट अगर फीमेल की वेजाइना के अंदर क्या डिपॉजिट कर दे, सीमेन को डिपॉजिट कर दे, तो डिपॉजिट करने की प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसे मैं कह रहा हूं इंसेमिनेशन। तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो ये यहां पर क्या बोला मैंने? ट्रांसफर ऑफ सीमेन या फिर स्पर्म, क्योंकि सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं, आप जानते हैं। सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। किसी ने मुझे गॉड ब्लेस यू नहीं बोला। एक ही इंसान था जो मेरे छींकने पे गॉड ब्लेस यू बोलता था, मर गया बेचारा वो। चलिए आगे बढ़िए, तीसरे नंबर पे आइए। इंसेमिनेशन डन। तीसरे नंबर पे आइए,
फिर आ जाएगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जिसे मैं फर्टिलाइजेशन कह रहा हूं। अरे इसमें भी कहानी है भाई, फर्टिलाइजेशन भी इतनी आसानी से मत कह दो तुम, ऐसा नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन की भी बड़ी कहानियां हैं। अभी तो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फिर दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ेगा, फिर उसके बाद दोनों के न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे, फिर उनका डीएनए सेट आपस में जुड़ेगा, तब कहीं जाके हम कहेंगे कि लो जी भैया अब आके फर्टिलाइजेशन हुआ है और गैमीट बना, सॉरी जाइगोट बना। बड़ी लंबी कहानियां हैं, लेकिन अभी अभी आराम से मैं आपको लेकर चल रहा हूं। तो भैया बताओ जल्दी से मुझे कि फर्टिलाइजेशन किसे कहोगे। तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे देखिए, दैट इज सिंपली योर फर्टिलाइजेशन, दैट इज सिंपली योर फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन स्टैंड्स फॉर फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमीट, यानी इन दोनों गैमीट्स का एक दूसरे के साथ में मिल जाना, इसे हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये बात भी आप सब लोगों को पता है कि यहां पर देखिए कुछ इस तरीके की कहानी है कि दिस इज सिंपली योर व्हाट, ओवम, और इस ओवम से ये आकर के क्या लग गया, हालांकि एक नहीं लगता, ये बात आपको सबको पता होगी कि बहुत सारे लगते हैं, और फाइनली फिर ये अंदर इसके कितनी प्लॉइडी आ जाएगी बच्चे, 2n, और यही पर्टिकुलर चीज को मैंने क्या बोला है, इसी पर्टिकुलर चीज को मैं जाइगोट कह रहा हूं, ये चीज पर्टिकुलर आपकी जाइगोट है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद अब तीसरे नंबर पे देखिएगा आप लोग, तीसरे नंबर पे देखिए, फर्टिलाइजेशन हो गया, फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इसका मतलब अब क्या बनने वाला है। चौथे नंबर पे आप ध्यान से देखिए, मुझे एनसीईआरटी पढ़ानी है आप लोगों को, मैंने अभी अपनी रामलीला शुरू नहीं की है, आई एम सॉरी मैंने रामलीला गलत बोल दिया, मतलब मैंने अभी अपनी कहानी शुरू नहीं की है। ब्लास्टोसिस्ट, तो आप लोग यहां आइए और जरा ब्लास्टोसिस्ट को देखिए कैसे बनता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का मतलब ये हुआ कि बॉडी में यहां पर ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए ये फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट, आई मीन ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यहां पर ये देखिए इस पर्टिकुलर चीज को मैं क्या कहूंगा बच्चों, फैलोपियन ट्यूब। ये देखिए दिस इज सिंपली योर फैलोपियन ट्यूब, और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन आ चुका है, ओवा, है ना। कैसे आया वो बात की बात रुक जाइए अभी, और ये ओवा आ गया, और ये ओवा जाइगोट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि फ्यूजन हो गया, और जाइगोट में कन्वर्ट होने के बाद फाइनली ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। और ब्लास्टोसिस्ट में ये बच्चे कैसे कन्वर्ट होता है, इसमें कुछ सेल्स बाहर की तरफ आकर के लग जाएंगी, इस तरीके से आप देखिए, और कुछ सेल्स अंदर की तरफ आके लग जाएंगी। अभी हम आगे चल के इसके बहुत सारे नाम देखने वाले हैं, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट, व्हाटएवर, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर हो गया बस। तो अब देखो ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इसके बाद में इम्प्लांटेशन होगा, है ना। तो अब अगली चीज जो मुझे यहां पर लिखनी है, पांचवें नंबर पे, 3 4 5 नंबर, एंड दिस इज सिंपली योर इम्प्लांट, IMPLANT, इम्प्लांटेशन। एंड यू नो व्हाट, इम्प्लांटेशन कैसे होगा, इम्प्लांटेशन सिंपली ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये देखो यहां आकर के इस तरीके से चिपक गई, तो इसी पर्टिकुलर चीज को मैंने क्या बोला, उसको मैंने इम्प्लांटेशन बोल दिया। तो इम्प्लांटेशन भी हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद में बताओ बच्चों क्या होने वाला है, ये देखिए इम्प्लांटेशन, फिर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा जिसे हम जेस्टेशन कहेंगे। अब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट से मेरा क्या मतलब था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ सकते हैं। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट मतलब कि अब बच्चा 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, उसमें गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में उसका ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो गया, फिर उसके ऑर्गन बनने शुरू हो गए। आप अच्छे से जानते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब बाय द एंड ऑफ 6 मंथ आप देखते हैं कि मेजर ऑर्गन जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, सारे लगभग बन गए, और 9 मंथ का बच्चा हो जाता है। उसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहेंगे। उसका बहुत ध्यान से देख लीजिए, जेस्टेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि कितने महीने तक बच्चा मदर के वॉर्म के अंदर रहने वाला है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कितना है, ह्यूमन बींग्स के अंदर 9 मंथ्स है, लगभग 9 मंथ्स है। अब इसको दिन में कन्वर्ट कर लो, कितने बनेंगे, और लगभग अगर मैं किसी लाइक और दूसरे एनिमल की लाइक रैबिट की बात करूं तो मुश्किल से 28 से 32 दिन के आसपास होता है, आप समझिए। तो ये दीज आर द जेस्टेशन पीरियड्स। अब आगे बढ़िए, एंड फाइनली द डिलीवरी ऑफ बेबी, और डिलीवरी ऑफ बेबी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली हैप्पी बर्थडे। और यहां पर क्या हुआ, बच्चा अब बॉडी से बाहर आ चुका है और उसका क्या हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है। इसी को मैं पार्चुरेशन कह रहा हूं। अगेन इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इतना आसान नहीं होता बच्चे का पैदा हो जाना। पूरी न्यूरो एंडोक्राइन पूरा एक प्रोसेस चलेगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे ऑक्सीटोसिन निकलेगा, किस तरीके से एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है वो जोर लगाएगा बॉडी से बाहर आने के लिए, और कितने कितने हार्मोन और कितनी सारी चीजें लगेंगी। सब एक बहुत अच्छी और एक बढ़िया कहानी है, उससे आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं।
You have learned that these reproductive event occur after puberty. अब ये सब के सब इवेंट आपके आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होते हैं। तो अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, क्योंकि अब तो आगे की कहानी चलने ही वाली है। हालांकि ये भी मुझे आगे ही पढ़ाना था आपको, मैं एक एक चीज अलग अलग करके आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटा मैंने आपको ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश की है कि लगभग क्या चीज हम एक्चुअल में यहां पर पढ़ने वाले हैं। आपको समझ में आ गई बात? चलो, अच्छा, there are remarkable differences between the reproductive event in the male and in the female. For example, sperm formation continue even in old man. इसका मतलब जो स्पर्म मेल के अंदर बनेंगे वो लगभग 60, 70, 80 साल तक की उम्र में तक भी बनते रहेंगे, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है। फीमेल के अंदर जो है वो कहानी बिल्कुल अलग है। इसका मतलब फीमेल में मीनोपॉज होता है, और मीनोपॉज सिंपली स्टैंड्स फॉर कि 50 साल की उम्र आने के बाद में उसके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। 50 साल की 45 साल मान के चलते हैं हम लोग, उसके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। फिर नो एनी टाइप ऑफ फर्दर ओवा, कोई ओवा रिलीज नहीं होगा, और फिर वो फीमेल बच्चे भी नहीं ले पाएगी। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ प्रेगनेंसी एट ऑल। तो वो अलग अलग कहानी है। जबकि मेल के अंदर मैंने आपसे क्या बोला कि 70 साल 75 साल तक भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है और फ्रेश स्पर्म बनते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पहले कभी बना लिया गया हो। जबकि फीमेल में ऐसा है कि फीमेल में जब लड़की प्यूबर्टी में आती है और जब वो पूरी जिंदगी अपनी जिएगी और रिप्रोडक्टिव साइकिल उसकी चलेगी, तो कोई भी ओवा उसकी पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल में नया नहीं बनेगा। ये वो ओवा हैं जो बहुत पहले इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब वो लड़की थी तभी बना लिए गए थे। ये एक अच्छी कहानी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को इसमें सोचने को समझने को मिलेगी। चलिए, अब मैं आप लोगों को यहां लेके चलता हूं। एंड नाउ आवर टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रो, मैं मनीष दुबे सर की तरह तो लिख नहीं पाता हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मनीष दुबे सर को आप जानते ही होंगे, एमडी सर, बहुत अच्छी राइटिंग है, उनके साथ मैंने पढ़ाया है एक्चुअली। बहुत बढ़िया राइटिंग से वो लिखते हैं, पेशेंस बहुत है बंदे के अंदर। एक बार बस झुक गए उसके बाद में, हाँ बच्चों क्या पढ़ेंगे, रुको, और वो इस कलम से लिखते हैं, देखो। हाँ बच्चों क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रो, अरे आर गलत हो गया, रुको, रिप्रोडक्शन, सफाई के साथ। बहुत ब्रिलियंट सर हैं बाकी। चलिए, तो मैं उतना अच्छा बेहतर मैं नहीं लिख पाता हूं सर के जितना, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि मैं ठीक से लिख पाता हूं, बस इतना मुझे पता है। तो चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलते हैं अब आगे। तो इसमें हम लोग एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहानी है। कहानी कुछ ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पहले आप लोग ये समझते चलिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये बात आपको अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर ये सिस्टम पढ़ना बेकार है। बहुत ध्यान से देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये हुआ जो दो काम करके देगा मुझे। ध्यान से देख लीजिए वो दो काम कौन से होंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमेशा हम उन्हें कहेंगे जो दो काम करके देगा। एक क्या, ये प्रोड्यूस करेगा गैमीट को, पहली चीज प्रोड्यूस गैमीट, और हार्मोन फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अगर ये दो चीजें आपको किसी ऑर्गन से मिल रही हैं तो समझ जाओ तुरंत कि वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और अगर ये दोनों में से एक भी गायब है तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो अब ध्यान से देखो कि इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर एक मेल में बताइए, तो मैं आपको बताता हूं गैमीट मेल के अंदर। अगर मैं आपसे गैमीट की बात करूं, किसके अंदर बच्चे, मेल के अंदर, तो आप क्या बोलोगे सर मेल के अंदर जो गैमीट होता है वो स्पर्म होगा। फिर फीमेल के अंदर क्या होगा, तो फीमेल के अंदर गैमीट होगा ओवा। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि फीमेल के अंदर जो गैमीट है, स्पर्म है, ये कहां से निकलता है। आ रहा है समझ में कुछ, ये कहां से निकलता है, टेस्टिस से। जबकि ओवा कहां से निकलता है, ओवेरी से। ये कहां से निकलता है, ओवेरी से। अब मुझे बताओ, क्या टेस्टिस स्पर्म निकाल सकता है, द आंसर इज यस। क्या ओवेरी ओवा निकाल सकती है, द आंसर इज यस। लेकिन अब जो दूसरी चीज है उसको समझिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जब मैं आपसे बात करूं तो एक तरफ मैंने क्या लिखा बच्चे, टेस्टिस लिखा। तो क्या टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन दे सकता है जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे मेल के अंदर, द आंसर इज यस, दे सकता है। क्या ओवेरी हार्मोन दे सकती है, ओवेरी हार्मोन दे सकती है, जिसको तुम लोग क्या बुलाने वाले हो अभी थोड़ी देर में क्या अभी बुला दो, ईस्ट्रोजन हुआ या फिर प्रोजेस्टेरोन हुआ, या फिर प्रोजेस्टेरोन हुआ। क्या इतनी बात आपको समझ में आई।
तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मेल के अंदर क्या है टेस्टिस और फीमेल के अंदर क्या है ओवेरी, तो क्या ये दोनों की दोनों चीजें दो काम कर पा रही हैं? यानी कि या तो उससे रिलेटेड क्या ये गैमीट दे पा रही है? आंसर इज यस। हाँ सर, ओवेरी भी दे सकती है, ओवेर और आपका कौन दे सकता है? टेस्टिस भी दे सकता है। क्या ये दोनों की दोनों चीजें वो पर्टिकुलर हार्मोन दे पा रही है जिसकी वजह से ये दोनों गैमीट बनेंगे और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी आएंगे? तो हाँ सर, वो भी दे पा रही है। इसीलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि एक चीज क्या होती है ओवेरी और दूसरी चीज क्या होती है बच्चे? टेस्टिस होगी। टेस्टिस मैंने टीएस लिखा, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। अब ये मत पूछना कि ओवेरी किसमें और टेस्टिस किसमें। ओवेरी किसमें होगी? ओवेरी फीमेल में होगी और टेस्टिस किसमें होंगे? मेल में होंगे, क्योंकि ये दो काम करके देंगे। क्या काम करके देंगे, जरा जल्दी बताना। दोबारा लिख रहा हूं मैं, देखो ये सारी चीजें क्या ओवेरी क्या देगी? ओवा देगी और ईस्ट्रोजन देगी, जबकि टेस्टिस क्या देगा? स्पर्म देगा। और दूसरी चीज क्या देगा? टेस्टोस्टेरोन देगा। जो चीज मैंने इधर लिखी वही चीज मैंने इधर लिख दी है, आराम से आप लोग देख लीजिए। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बहुत मोटे तौर पे तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि कहीं गलती से कुछ बच्चे पीनाइल शाफ्ट, मतलब जो पीनस होता है उसको वो क्या बोल देते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल देते हैं। फीमेल की वजाइना को वो लोग क्या बोल देते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये रहे आपके। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये क्या है? अच्छा, ये मैंने लिखा था। ओके, सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो यहां से शुरू होगा। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मैंने आपको बताया ये सिचुएटेड कहां है? तो बिल्कुल एनसीईआरटी, मेरी आदत के मुताबिक आप अच्छे से जानते हैं मेरे पास यहां पर जगह बहुत है, मैं अच्छे से यहां पे कर पाऊंगा सारी चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं उन चीजों को, ध्यान से समझते रहिएगा। पहली चीज, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। अब पेल्विक रीजन कहां आया भाई? एब्डोमिनल कैविटी के बाद ये नीचे वाला जो रीजन है, मेरा कैमरा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए कूल्हों के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, तो ये चीज क्या है? ये आपका पेल्विक रीजन होगा। अब यहां पर क्या सिचुएटेड है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फिर इसने ये कहा कि इसमें है क्या क्या। तो पहले आप ये समझिए कि जो मैं लिख रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले मुझे आप ये तो समझाइए कि इसमें है कितनी चीजें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कितनी चीजें आएंगी? नंबर 1, इसमें आएगा एक पेयर टेस्टिस और साथ में आएंगी एसेसरी डक्ट्स। अब ये एसेसरी डक्ट्स हैं, फिर साथ में कुछ ग्लैंड्स भी हैं, और साथ में देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे हम पीनाइल शाफ्ट कहेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अब सवाल आता है, सर एसेसरी डक्ट्स कौन सी हैं? तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपकी एनसीईआरटी खुद बताएगी अगले पैराग्राफ में कि कितनी एसेसरी डक्ट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो शायद आप लोगों को यहां पर ये चीज देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल एनसीईआरटी है, देख लीजिए। मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड क्या क्या? नंबर 1, रेटेटेस्टिस, वास इफ्रेंशिया। देखिए रेटेटेस्टिस टेस्टिस के अंदर है, वास इफ्रेंशिया रेटेटेस्टिस से बाहर निकला, और फिर उसके बाद में अगली चीज एपिडिडाइमिस, जिसने कुछ इस तरीके से टेस्टिस के ऊपर को पकड़ के रखा होगा, और फिर वहां से निकल जाएगी एक सिंगल ट्यूब जिसे हम वास डिफरेंस कहेंगे। तो अब आप समझिए कि यहां पर मैं एसेसरी डक्ट की आपसे बात कर रहा हूं, तो हाउ मेनी एसेसरी डक्ट्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल? तो आप क्या कहेंगे? उसमें 4 होंगी। क्या क्या होंगी? 4 होंगे। क्या क्या? रेटेटेस्टिस, उसके बाद में वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद में एपिडिडाइमिस, एंड देन उसके बाद में वास डिफरेंसेस आ जाएंगे। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। चलिए अब मैं फिर पीछे लेके जा रहा हूं आपको यहां। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में यहां चलेगा क्या। अब ध्यान से समझिए कि ये मैंने मान लो कोई एक चाइल्ड बना दिया। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझते रहना आप लोग, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझते रहिएगा। यहां पर मैंने एक चाइल्ड बना दिया और इस चाइल्ड की एज देखिए, है ना? ये क्या है? चाइल्ड नहीं है, मैंने इसको बोला दिस इज सिंपली फीटस। फीटस की स्पेलिंग क्या होगी यार? ये भी भूल गया मैं। फीटस लिखते हैं लेकिन बोलते फीटस है। ये देखिए, ये फीटस आ गया। अब मैंने आपसे ये बोला कि इस फीटस की एज देखिए, तो आप ये कहेंगे इस फीटस की एज है 1 मंथ। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बच्चा अभी मदर के वॉम्ब के अंदर है, अभी ये पैदा नहीं हुआ है, और उस टाइम पर हुआ ये कि इसकी बॉडी के अंदर ओवेरी बना दी गई बाय डिफॉल्ट। अब देखो, अब दिमाग खो जाओ थोड़ा सा तुम लोग, मैंने क्या वर्ड बोला? मैंने ये बोला इसकी बॉडी में यहां निप्पल भी आ गए। निप्पल आप समझ गए कि ये जो बॉडी है, इसके जो थोरेसिक रीजन है, यहां पर ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं फीमेल में, मेल में क्या होते हैं आप देखिए। तो यहां पर जो निप्पल है वो प्रेजेंट होंगे। आप समझ सकते हैं कि मैंने 2 डॉट बना दिए हैं, और एट द सेम टाइम बात को बहुत ध्यान से समझिए कि यहां पर ओवेरी बना दी जाएगी बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ह्यूमन मेल हैं दुनिया के अंदर, जितने भी लड़के हैं, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, वो लड़के थे ही नहीं। इसका मतलब कुदरत ने उन्हें सबको सबसे पहले क्या बनाया था? लड़कियां बनाया था।
तो अब बाय डिफॉल्ट ओवेरी बना दी गई, तो वो लड़का अभी सेक्स डिटरमाइन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हर बच्चे को लड़की बनाया जाता है। वो तो भला हो कि वहां पर एक स्पर्म के अंदर जो वाई क्रोमोसोम पहुंचेगा, उसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकल के आएंगी, अभी मैं आपको बताता हूं वो होंगी क्या, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो उस फीमेल चाइल्ड को अब मेल में कन्वर्ट करेंगी। तो हम लोग पहले बनते लड़की ही है, माइंड माई वर्ड्स। आपको बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट बना, तो मैंने यहां पर ये चीज लिख देनी है कि ओवेरी फॉर्मेशन इज बाय डिफॉल्ट, यानी कि उसके लिए कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। ये सिंपल वही बात हुई कि एक काम करो, इसको फीमेल चाइल्ड बना दो, बनाना शुरू कर दिया, इतनी देर में पता चला अरे नहीं नहीं रुको, इसको तो मेल बनाना है। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, मेल बनाना है तो इसकी ओवेरी को रिग्रेस कर दो, यानी उनको हटा दो और उसकी जगह टेस्टिस बनाना शुरू कर दो। देखो ऐसे हुआ। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। दरअसल आपको ये बात मोटे तौर पर समझनी चाहिए कि वाई क्रोमोसोम आपके पास ये आ गया, वाई क्रोमोसोम, सबको ये बात पता होनी चाहिए कि वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है और जो सिर्फ और सिर्फ मेल में मिलता है ना। अब सपोज करो, देखो मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। मान लो ये बच्चा जो है, इसके क्रोमोसोम सेट ये आए, देखो ध्यान से देखना, इसके क्रोमोसोम सेट ये आए, है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, और ये लास्ट वाला सेट आ गया। अब जरा लास्ट वाले सेट का नाम बताओ बच्चों, क्या बोलते हो उसे? तुम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हो या नहीं बोलते हो? अरे यार जल्दी बोलो, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हो नहीं बोलते हो? सो दिस इज सिंपली व्हाट, ये आप लोगों के सेक्स क्रोमोसोम हुए। लेकिन आप लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इस बच्चे के सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये देखो, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, और दोनों ही एक्स है, और क्रोमोसोम की रीडिंग यहां तक पहुंचने में लगभग 1 महीना तो ले ही लेती है। अब आप ध्यान से समझिए कि ओवेरी का फॉर्मेशन 1 महीने में होगा, तो 1 महीने के दौरान हम लोग उसमें क्या बना देंगे? बाय डिफॉल्ट ओवेरी बना देंगे। अब मान लीजिए कि यहां पर एक्स क्रोमोसोम ही निकला, तो फिर उस ओवेरी को ओवेरी ही बना रहने देंगे, क्योंकि क्रोमोसोम एक्स ही आया है, मां से भी एक्स मिला है, बाप से भी एक्स मिला है, तभी ये बच्चा क्या बनेगा? लड़की बनेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कहो, भैया ये अपने हिसाब से तय करो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हुआ ये कि यहां पर तो एक्स है, लेकिन ये वाला जो क्रोमोसोम है ये एक्स ना होकर के ये पिता से यानी फादर से क्या आ गया है? वाई आ गया है। अब ये वाई क्रोमोसोम जो है ये सारा खेल चेंज कर देगा। कैसे? क्योंकि वाई क्रोमोसोम हैज होलेंड्रिक जीन, माइंड माय वर्ड्स, ये वाई जीन है, इसके पास क्या होते हैं बच्चे? होलेंड्रिक, इनके पास क्या होते हैं? होलेंड्रिक जीन, और उस होलेंड्रिक जीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे एसआरवाई जीन, ये भी आप नोट कर लीजिए। एसआरवाई जीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाएगा इस बच्चे के अंदर, एसआरवाई जीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे टीडीएफ, और टीडीएफ की फुल फॉर्म होगी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या करेगा जानते हो? ये सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ, इसको लिखते चलो तुम लोग, सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरी एंड मेक्स द टेस्टिस, ये टेस्टिस बनवाएगा। इसका मतलब अब यहां पर जो ये मेल चाइल्ड है, सॉरी ये फीमेल चाइल्ड है, अब इसके अंदर ये क्या बनना शुरू हो जाएंगे बच्चे? इन्हें हम लोग आप टेस्टिस के नाम से बुलाएंगे। तभी मैंने आपको ये बोला कि मेल चाइल्ड के पास में निप्पल क्यों प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि वो पहले फीमेल ही बनता है, आप समझ गए। लेकिन वो ब्रेस्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा? ये हार्मोनल चेंजेस है। जब वो बच्चा प्यूबर्टी में आएगा, फीमेल में भी तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्यूबर्टी में आने के बाद ही होता है। पढ़ाया होगा आप लोगों को कभी ना कभी प्यूबार के, थैलार के एंड मीनार के, आपको ही पढ़ाया जाएगा, इसमें भी पढ़ाएंगे आपको, तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो अब मैंने आपसे बोला कि सप्रेस द ओवेरी, और ये मेक्स करेगा क्या? फीटस। अब आप फिर आगे की तरफ चलिए, पहले इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ये बात आपको मोटे तौर पे पता होनी चाहिए कि ओवेरी फॉर्मेशन इज बाय डिफॉल्ट, और उसके बाद में ये होलेंड्रिक जीन, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम वाई के ऊपर प्रेजेंट है, ओनली वाई के ऊपर है, कंफ्यूज मत होना, यहां सिर्फ वाई के ही ऊपर है ये चीजें, और वाई के ऊपर ही वो चीजें प्रेजेंट होती है जिसमें देखो ये मेरे कान पे बाल निकल के आ रहे हैं, ये वाले, ये इस तरह की चीजें बनाने वाले भी जो जीन्स होते हैं वो कहां पर अवेलेबल होते हैं? कान, मतलब वाई क्रोमोसोम पे हुआ। आपने देखा होगा फीमेल के कभी कान पे बाल नहीं होते हैं, चेक करिएगा, फीमेल के कान पर बाल नहीं होते हैं क्योंकि उसके पास वाई क्रोमोसोम
नहीं है, इसीलिए नहीं होते हैं। आगे बढ़िए। अब आप ध्यान से देख लीजिए कि मैंने ये चीज आप लोगों को बता दी और यहां से इसका ब्रेन वगैरह ये सब बनना शुरू हो चुका है, हार्ट भी बन चुका है। बताओ जल्दी, हार्ट भी बन क्यों चुका? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर बच्चे का दिल विल ये सब बन जाता है ना। 1 महीने के फर्स्ट मंथ में ही हम देख लेते हैं। अब बच्चे का ब्रेन भी लगभग डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको अगली चीज क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगली चीज ये है कि ये बच्चा कुछ इस तरीके से अभी है और यहां पर अब मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि टेस्टीज फॉर्मेशन विल स्टार्ट एट सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब टेस्टिस का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गया सेकंड मंथ की प्रेगनेंसी में। मैंने ये बोला है शुरू हुआ है, मैंने ये नहीं कहा कि वो खत्म हो गया है, पूरे बन के तैयार हो गया, नहीं, मैंने वो नहीं बोला, बस बनना शुरू हो चुका है। अब आप पूछोगे सर ये कब तक बन के खत्म होगा, तो वो भी बता देते हैं। एट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टेस्टीज आर फॉर्म्ड। ये पूरे बन गए। तो 2 महीने से शुरू हुए या 1.5 महीने से ये शुरू हुए बनना और ये 7वें मंथ में आकर के कंप्लीट हो चुके। अब आपको ये बात मोटे तौर पे पता होगी, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, ये बात आपको मोटे तौर पे पता होगी कि ये जो ब्रेन है ये 7वें महीने में तो पूरी तरीके से डेवलप हो ही चुका। नहीं समझे मेरी बात? ब्रेन कब डेवलप हुआ? ब्रेन वैसे तो 6 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान लगभग सारे ऑर्गन क्या हो चुके हैं, आपके डेवलप हो चुके हैं। 4थे महीने की जो प्रेगनेंसी है बड़ी खतरनाक प्रेगनेंसी है, क्योंकि उस टाइम पर सारे ऑर्गन फॉर्म हो रहे होते हैं। फिर 6ठा महीना 7वां महीने में सारे के सारे ऑर्गन फॉर्म हो चुके होते हैं, तो वो अब ऑर्गन नहीं बनेंगे, अब ग्रोथ वगैरह जो चीजें बची हुई हैं वो पूरी होती हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो टेस्टीज है ये रहा और ये टेस्टीज ये रहा, और अब होगा ये कि ये रहा इस बच्चे का ब्रेन। तो ये डायग्राम थोड़ा सा आप बस मैनेज कर लीजिए कि हाँ सर समझाने की कोशिश है बस, हालांकि ऐसा डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप ये समझिए कि एट द 7th मंथ में यहीं पर एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से कि GnRH रिलीजेस फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड, अब देखो GnRH रिलीज हो गया मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज FSH एंड LH। इसका मतलब जो ब्रेन है वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH LH आ गए, और ये FSH LH आए तो अब हुआ ये कि ये जो आपका मैं स्पेशली लिखूंगा किसको बच्चे, LH को लिखूंगा, और LH ने टेस्टिस के ऊपर एक्ट कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रेगनेंसी कितने महीने की चल रही है? अभी भी प्रेगनेंसी चल रही है मात्र 7 महीने की। 7 महीने है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अभी 7 महीने की प्रेगनेंसी में ये काम हो गया, और यहां पर एक हार्मोन रिलीज हो गया, और इस हार्मोन का नाम बहुत ध्यान से देखिए, इस हार्मोन को हम लोग कहेंगे टेस्टोस्टेरोन। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये फीटल ओवेरी में, इसको ओवेरी नहीं, फीटल टेस्टीज ने क्या रिलीज करना शुरू कर दिया बच्चे? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं ये कितना होगा? अमाउंट में भी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कितना होगा, तो देखो 30 नैनोग्राम पर ml, 30 नैनोग्राम पर ml के हिसाब से ये होगा। और इसकी वजह से होगा ये कि अगर ये हार्मोन निकला कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, तो फिर ये दोनों के दोनों टेस्टीज जो हैं ये इस कैनाल के थ्रू निकल करके बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए ध्यान से, ये बॉडी से निकल करके बाहर आ गए। ये कब आए? जब टेस्टोस्टेरोन आया। ये देखिए ध्यान से देखिए, जब टेस्टोस्टेरोन आया तो टेस्टोस्टेरोन देखिए रिलीज एंड टेस्टोस्टेरोन causes या टेस्टोस्टेरोन descend the testes outside the body, descend the testes outside the
बॉडी, यानी कि अब इस टेस्टोस्टेरोन ने जो बच्चे के अंदर टेस्टिस थे उनको बाहर निकाल दिया। अब आप कहोगे सर बाहर से निकाल दोगे तो ये तो गिर जाएंगे। अरे भाई गिराना नहीं है, ये लो, तो ये बाहर गिरेंगे नहीं। एक इस तरह का एक पाउच अवेलेबल होगा जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होगा, और इस पाउच को हम लोग जनरली क्या बुलाने वाले हैं, शायद आप लोग समझ गए कि इसे हम लोग बुलाएंगे स्क्रोटम। और इस स्क्रोटम के अंदर कौन आ जाएंगे, ये दोनों टेस्टिस आ जाएंगे। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई है। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि टेस्टीज जो डेस्केंड होते हैं वो कौन से मंथ में होते हैं, 7 मंथ में टेस्टीज डेस्केंड होंगे। देख लो, एट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टेस्टीज आर फॉर्म्ड, पूरी तरीके से बन चुके। जीएनआरएच रिलीजेस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज एफएसएच एंड एलएच। और एफएसएच एलएच कहां जाके एक्ट करेंगे, उस बच्चे के ही टेस्टीज पर, क्योंकि मदर के पास टेस्टीज नहीं होते, बच्चे के टेस्टीज पर एक्ट करेंगे। और बच्चे का टेस्टीज क्या रिलीज कर देगा, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस से वो दोनों के दोनों टेस्टीज निकल करके बॉडी से बाहर आएंगे और एक स्क्रोटम पाउच के अंदर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये चीज नहीं हो पाई, इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में जब 7 मंथ की प्रेगनेंसी है और अगर किसी वजह से टेस्टोस्टेरोन नहीं निकला बच्चे के अंदर, तो ये बच्चे के अंदर ये जो टेस्टीज हैं ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये अंदर रह जाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए कि अब अगर मैंने आपसे ये कहा बाहर निकल के आ जाएंगे ऑफ द बॉडी, और मैं आगे देखो क्या लिख रहा हूं, इफ फेल्स टू डेस्केंड, अगर ये टेस्टीज बाहर नहीं निकल आए किसी भी वजह से, और वजह भी मैंने आपको बता दी कि लगभग 30 नैनोग्राम मुझे क्या चाहिए होगा, टेस्टोस्टेरोन चाहिए होगा पर ml में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इफ फेल्स टू डेस्केंड, इस कंडीशन को अब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, क्रिप्टोर्काइडिज्म। क्रिप्टोर्काइडिज्म, और ये बच्चा जिसके टेस्टीज हमेशा के लिए अंदर रह गए, इस कंडीशन को हम क्रिप्टोर्काइडिज्म कहेंगे। अब अगर वो बच्चा पैदा हो गया और आपने क्या देखा कि इसके तो टेस्टीज बाहर नहीं निकले, हालांकि ये मेल चाइल्ड है, और जब टेस्टीज बाहर नहीं निकले तो आप डॉक्टर के पास लेके गए। अब डॉक्टर उसमें देखेगा कि ये जो कैनाल है, इन कैनाल का नाम देखो क्या है बच्चे, इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल, ये इन कैनाल को चेक करेगा और देखेगा कि क्या सर्जरी की जा सकती है, और अगर सर्जरी कर दी और करने के बाद में टेस्टिस को निकाल के बाहर लेके आ गए, हालांकि नेचुरल चीज नेचुरली होती है, लेकिन इस तरह की सर्जरी को हम ऑर्कियोपैक्सी कहेंगे। तो सर्जरी नोन एज ऑर्कियोपैक्सी, ऑर्कियोपैक्सी ये सर्जरी है, ये सर्जरी का नाम है, जिसकी वजह से डॉक्टर क्या करेगा, वो प्लास्टिक सर्जन होगा और वो क्या करेगा, सर्जरी करेगा, वो बच्चे के इंग्वाइनल कैनाल में या जहां भी वो कट लगाएगा, जैसे भी करेगा, और वो टेस्टिस को निकाल के बाहर रह जाएगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर मेन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्क्रोटम हियर। तो स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या है, पहले तुम ये समझने की कोशिश करो कि भैया स्क्रोटम का मेन फंक्शन हुआ कि ये बॉडी के टेम्परेचर को, सॉरी ये टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखेगा। इसका मतलब इट लोअर्स द टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस देन बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी का टेम्परेचर कितना है बच्चे, 37, 38 है ना। अब इससे कम मुझे कहां तक लेके जाना, 35 तक लेके जाना। इसका मतलब वो इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस अगर करनी है तो बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना चाहिए आपके टेस्टिस का। आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये काम ये करेगा, लेकिन सवाल ये है ये काम ऐसे कैसे करेगा, इसके अंदर ऐसी क्या चीज है। तो देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, एक्चुअली इट हैज वेरी हाईली कॉन्व्यूलेटेड स्किन। इसका मतलब बहुत ही कॉन्व्यूलेटेड स्किन है। देखो ऐसे करके, ये स्किन ऐसे करके होगी, ये इसकी जो स्किन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, कॉन्व्यूलेटेड होगी। देखो जैसे मैं अब शर्ट में क्या ही करके दिखाऊं, ऐसे करके स्किन होगी। तो स्किन अगर इतनी कॉन्व्यूलेटेड है तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। आपको बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज क्या है, स्वेट ग्लैंड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है इसमें। स्वेट ग्लैंड, ये देखिए। तो 2 चीजें मैंने आपको समझा दी हैं कि ऐसा कैसे हुआ। एक्चुअली यहां पर क्या हुआ है, सिंपली स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है तो पसीना बहुत रिलीज होगा, और पसीना रिलीज होगा तो आप जानते हैं कि क्यों बार बार ये बात कही जाती है कि भैया डेली नहा लिया करो। गर्मियों में तो कम से कम नहा ही लिया करो, सर्दियों में नहीं भी नहाते हो तो चलता है। गर्मियों में इसलिए क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा रिलीज होता है और फिर यहां से बहुत सारी डिजीज, बीमारियां होने के चांसेस, इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो एवरीडे नहाना इसीलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये पसीना बहुत छोड़ेगा। स्वेट ग्लैंड्स अवेलेबल है। दूसरा, इट हैज अ वेरी कॉन्व्यूलेटेड स्किन, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप बात समझे। अब आगे बढ़ते हैं जरा, मैं और अब इसके अंदर और 2-3 कहानी आपको समझा दूं, लेकिन इससे पहले जरा मैं ये देख लूं कि आपकी एनसीईआरटी ने कुछ बोला हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए अब यहां से आते हैं।
सो द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच, जिसे आप लोग स्क्रोटम कहेंगे। तो कैन यू इमेजिन कि ये जो स्क्रोटम है इसका मेन फंक्शन क्या है, मैंने आपको समझा दिया। ये स्क्रोटम देखो लिखा भी होना चाहिए, ये देखिए, द स्क्रोटम हेल्प्स टू मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज, कितना 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अगर कहीं ऑप्शन में 3 डिग्री भी लिखा हुआ है और बाकी ऑप्शन 3 के आसपास नहीं है, किसी में 10 लिखा है, किसी में 15, किसी में 20, तो आपका ऑप्शन 3 जाएगा। माइंड माई वर्ड्स, जरूरी नहीं है कि आप 2 से 2.5 पे ही आंख लगा के बैठे हो कि सर ये नहीं मिला तो मेरे पास ऑप्शन क्या है। फिर ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन, कि अगर 2.5 ना होकर के 3 भी लिखा हुआ है तो ये आपका ऑप्शन है। आगे बढ़िए, नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप में कैसा रहेगा, ओवल मतलब अंडाकार रहेगा। इसको भी आप नोट करिए, साइज में आपको यही लिखवा रहा हूं, देखिए ध्यान से। और कितना है, 4 से 5 और उसके बाद 2 से 3, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि विड्थ 2 से कितनी रखोगे, 3 सेंटीमीटर, और ये इसकी लेंथ कितनी रखोगे, 4 से 5 सेंटीमीटर। ये 2 बातें आपको मोटी मोटी याद रखनी है। बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको टेस्टिस का एक नॉर्मल मेजरमेंट बता दिया कि ये आपका सिंपली कैसा है बच्चे, ओवल शेप्ड है। ये आपका कैसा है, ओवल शेप्ड है। और मैंने इसका साइज वगैरह भी बता दिया है। आपको यकीन नहीं होगा, क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं कि इनमें से बताइए कि कौन सा साइज जो है वो टेस्टिस का है। और उसमें हो सकता है वो उसके साथ ऑप्शन में ओवरी का भी रख दे, हो सकता है वो ऑप्शन में बाकी कई सारी ग्लैंड्स होती हैं आप लोगों की, है ना, उनके भी रख दे, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए 2 3 4 5, क्या बोला मैंने, 2 3 4 5। देखिए 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो। टेस्टिस का ये मेजरमेंट आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग सीधे सीधे चलते हैं टेस्टिस के ऊपर यहां से। तो अब यहां आते हैं और यहां से अब हम लोग टेस्टिस को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहली चीज तो देखो, स्पर्मेटिक कॉर्ड भी एक चीज होगी, ग्यूबर्नाकुलम होगा, क्रीमास्टर मसल्स होंगी, आपके सिलेबस से बाहर है। हालांकि वो चीज भी आपके सिलेबस से बाहर थी, लेकिन वो पढ़ाना आपको जरूरी थी। ये मसल्स के नाम जनरली नहीं पूछे जाते हैं। क्रीमास्टर मसल्स भी लिखे है इसके अंदर, ग्यूबर्नाकुलम भी है, नीचे टेस्टिस के नीचे वो कुछ मसल्स लगी होती हैं। लेकिन अभी आप उसको रहने दें, क्योंकि मैं सिर्फ उतना पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। अरे क्या हो रहा है, यस। तो चलिए अब इधर आते हैं। सो दिस इज सिंपली योर टेस्टिस। ये आपका टेस्टिस आ गया। अब जैसे ही तुम लोग इस टेस्टिस को पढ़ोगे तो इसके अंदर अब कई तरह की कहानियां हैं। अब आप उनको सुनते चलिए। सबसे पहले मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी 3 तरह की कोट होंगी, यानी इसके ऊपर कई तरह के कोट देखने को मिलेंगे। कोट से मेरा मतलब था कि इसमें कई तरह के आप लोगों को लेयर देखने को मिलेंगे। यहां से चलते हैं थोड़ा सा। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसके चारों तरफ यहां पर एक इसके कवरिंग पर, अरे मेरा हाथ कैसे चल रहा है, ये देखिए, इसमें यहां से देखिए ध्यान से, इस जगह से ये पूरा नहीं जाएगा, बस यहां तक जाएगा। ये एक इसकी कवरिंग है। बहुत ध्यान से देखिए, इसको आप लोग एपिडिडाइमिस समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसे हम लोग सिंपली बोलेंगे ट्यूनिका वेजिनेलिस। सो दिस इज सिंपली योर ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये ट्यूनिका वेजिनेलिस है और इसके बीच में ये एक स्पेस भी प्रेजेंट है। तो बाहर वाले को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, पैराइटल। अंदर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, विसरल लेयर, है ना। मतलब ट्यूनिका वेजिनेलिस की ही मैं बात कर रहा हूं, ट्यूनिका वेजिनेलिस की ही मैं बात कर रहा हूं। तो ये बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलोगे पैराइटल, और अंदर वाली जो लेयर है इसको बोलोगे तुम लोग विसरल। और बीच में क्या है, छोटी सी इसके कैविटी भी प्रेजेंट है। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब एक काम की बात और करते हैं, जरा इसको थोड़ा सा इतना मैं हटा लेता हूं ताकि मैं कुछ और समझा पाऊं। अब पहली लेयर तो मैंने इसके आगे लिख देता हूं कि दिस इज सिंपली योर। ये कौन सी लेयर हुई बच्चे, इसके आगे आप लोग लिख लीजिए ये फर्स्ट लेयर है। तो मैंने आपको ये बता दिया फर्स्ट लेयर। इसके बाद एक लेयर दूसरी शुरू होगी जो ये आई, और इसका नाम क्या है पहले बताओ मुझे। ये जो ब्लैक कलर से मैं बनाऊंगा, है ना, इसका नाम मुझे बताइए। इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये जगह जगह पर इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगी। ये देखिए ध्यान से, ये जगह जगह इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगी। ऐसे देखिए, ये अंदर की तरफ जाएगी, ये ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, और यहां पर भी ये इसको पकड़ करके रखेगी। ये पूरे में फैलेगी, लेकिन जो ऊपर वाली मैंने आपको बताई वेजिनेलिस, वो पूरे में नहीं पकड़ेगी। माइंड माय वर्ड्स, मैंने क्या बोला, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ये टेस्टिस का मीडिया स्टाइनम होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अभी रुकते हैं।
अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है। ये जो चीज बनी, ये एक स्पेस आ गया ना, आप देख पा रहे हैं, ये क्या आ गया, टेस्टिस के अंदर एक स्पेस आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि क्लासरूम बना दिए गए हैं, बीच में दीवार खड़ी करके क्लासरूम, लेकिन ये पूरा पार मत कर देना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाना है इसको, है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसका प्रॉपर नाम होगा टेस्टिक्युलर लोब्यूल। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, तो दिस इज सिंपली योर टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, और ये नंबर में कम से कम 250 होंगे एक टेस्टिस के अंदर। कितने होंगे बच्चे, 250, माइंड माय वर्ड्स। तो दोनों के अंदर कितने आ जाएंगे, 500 के आसपास आ जाएंगे। और ये जो पर्टिकुलर चीज है, देखो ये पर्टिकुलर चीज, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे सेप्टा। ये जो अंदर की तरफ गया, भाई सेप्टा का मतलब जैसे फिंगर की तरह, जैसे आटा गूंथती है मम्मी, तो आप उसमें फिंगर ऐसे करके घुसा दो तो उसमें एक हॉल नहीं हो जाएगा आटे की उस डो के अंदर। अंदर जब हॉल हो गया तो उस पर्टिकुलर चीज को मैं क्या कहूंगा कि ये सेप्टा है। आप समझिए, तो ये सेप्टा, क्योंकि आप जो टेस्टिस देख रहे हैं वो 3D मॉडल में देखेंगे ना, 2D थोड़ी ना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बहुत ध्यान से फिर एक चीज समझनी है, दरअसल हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल, अब मैं यहां से लिख रहा हूं, देखो ईच यस, तो देखिए ध्यान से, अरे यार, ईच टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या फिर लोब्यूल कह लो, बोथ आर द सेम थिंग। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट हैज 2 to 3 हाईली कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और इन ट्यूब्यूल को हम लोग बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इनको मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला, ठीक है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 से 3 होंगी, तो ध्यान से देखिए, एक ट्यूब्यूल ये आई, मान लीजिए ऐसे करके, और ये कुछ इस तरीके से गोल घूमती हुई वापस आ गई, है ना। इस ट्यूब का ये पार्ट ऐसे करके, देखो कितना हाईली कॉइल्ड मैंने बनाया हुआ है, ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब मैंने बना दी इस तरीके से। इसे मैं क्या कहूंगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये कितनी होंगी, 2 या फिर होंगी 3। मैंने कितनी बना रखी है अभी फिलहाल, 1 बना रखी है आपको समझने के लिए। मैंने आपको ये लिखकर बता दिया है कि ये टोटल कितनी होंगी, एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे टेस्टिस में लगभग ये कितनी होंगी, आप मल्टीपल कर सकते हैं, 3 भी अगर मान के चलेंगे, और अगर आप 250 से मल्टीपल करेंगे तो कितनी हो जानी चाहिए, 750 के आसपास। आप बात समझ रहे हैं, इतनी हम लोग मान के चलते हैं। अब मैं इस ट्यूब को क्या कह रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर ट्यूब को बोलूंगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये देख लीजिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अब क्या करेगी कि यहां पर इस तरह के ये देख सकते हैं आप लोग, एक ट्यूब वाले स्ट्रक्चर में ये जुड़ेगी, है ना। और इस ट्यूब वाले स्ट्रक्चर को हम लोग अब बोलेंगे ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। बात समझ गए। लेकिन ये ट्यूब सीधी सीधी होगी, देखो ये ऐसे करके सीधी, ऐसे करके सीधी, ऐसे सीधी, ऐसे सीधी, और फिर ये ट्यूब सीधे सीधे एक इस तरह के कॉइल्ड, बहुत ज्यादा ऐसे जाल की तरह स्ट्रक्चर में खुलेगा, है ना। अब जाल की तरह स्ट्रक्चर खुल गया, ये देखो, ये कुछ इस तरीके का जाल की तरह स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलेगा, है ना। ये देखिए ये, और ये सिर्फ एक ही नहीं खुल रही है। कभी आप तुम सोच रहे हो कि एक ही होगा क्या, इसमें एक ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थोड़ी ना खोलना है। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, एक ही थोड़ी ना खोलना है, यहां से भी तो खुलेंगे, यहां से भी खुलेंगे, यहां से भी खुलेंगे, यहां से भी खुलेंगे, यहां से भी खुलेंगे, और हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट से कितने कितने खुलेंगे, लगभग 2 से 3 ट्यूब्यूल हैं। तो कितनी कितनी ट्यूब हो गई, देखो 1 2, बहुत सारी ट्यूब्यूल यहाँ पे खुलेंगी। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। हम इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं जानते हो, मैं ब्लैक पेन से लिख दूं, हम इस पर्टिकुलर चीज को कहेंगे रेटे टेस्टिस। हम लोग इसे कहेंगे रेटे टेस्टिस। बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो कितनी चीजें हो गई, समझाई कितनी चीजें मैंने आप लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। नंबर 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, दूसरा ट्यूबुलाई रेक्टाई है, तीसरा रेटे टेस्टिस आ गया। और रेटे टेस्टिस के बाद अब यहां से ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये नेटवर्क जो है, ये टेस्टिस से बाहर निकल जाएगा। ये देखो ध्यान से देखना, अब ये टेस्टिस से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां से ये कुछ इस तरीके से ये बाहर निकल गया। ये जाल की तरह स्ट्रक्चर है और खतरनाक जाल है। ये देखिए, ये जाल है, और ये जाल मैंने यहां तक आपको इतना बनाकर दे दिया, ये देखिए इतना बनाकर दे दिया।
और ये जाल आपके सामने समझ में आ गया। अब ये जाल जैसे बाहर निकला तो इस पर्टिकुलर चीज को अब मैं कहूंगा वास इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया है, ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं हुआ? ये चीज वासा इफ्रेंशिया हो गई, ठीक है या नहीं है? वासा इफ्रेंशिया। और वासा इफ्रेंशिया के बाद अब यही पर्टिकुलर चीज, मुझे कलर अब सेम ही रखना पड़ेगा, अब ये बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए यहां से ये बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। हाईली कॉइल्ड, आप पूछोगे सर कितना हाईली कॉइल्ड होगा? अरे भाई इतना हाईली कॉइल्ड होगा कि तुम्हारे टेस्टिस मुश्किल से इतने बड़े तो हैं, और इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? रेटिटेस्टिस। अंदर रेटिटेस्टिस, बाहर क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? एपिडिडाइमिस। तो ये इतना कॉइल है कि अगर तुमने इसको ऐसे करके खींच दिया तो ये 8 मीटर की लंबाई तक जाएगा। आप समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 8 मीटर, मजाक नहीं है, 8 मीटर। अरे 1 मीटर का तो मुश्किल से ये बुरा बोर्ड होगा, और ये कम से कम इतने मीटर खुल जाएगा, खिंच जाएगा। आप सोच समझ सकते हैं। बायोलॉजी में ऐसा ही होता है भैया। डीएनए हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। डीएनए है तो वो भी 2.2 मीटर है। कहाँ है? ऐसी सेल के अंदर रखा हुआ है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है जो आंखों से भी नहीं दिखता, उसके अंदर 2.2 मीटर। अब टेस्टिस को देख लो, इत्तू सा टेस्टिस, और उसके अंदर जब एपिडिडाइमिस को खोला तो मैंने 8 मीटर के आसपास आ गया। तो कितनी लंबी प्रोसेस आप समझ सकते हैं। तो अब ये देखो पूरी की कॉइलिंग है, ये देखो ये पूरी की पूरी इसकी क्या चल रही है बच्चे? ये कॉइलिंग चल रही है। और फाइनली फिर ये इस तरीके से एक ट्यूब में, सिंगल ट्यूब में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और वो सिंगल ट्यूब को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस बोलेंगे। अब मैं आपको जरा इसकी मार्किंग कर दूं कि ये हुआ एपिडिडाइमिस, लेकिन एपिडिडाइमिस का हेड है, एपिडिडाइमिस का हेड है मतलब ऊपर, और ये एपिडिडाइमिस की टेल हो गई मतलब नीचे वाला, और ये एपिडिडाइमिस का बीच वाला पार्ट जिसे हम एपिडिडाइमिस की बॉडी बोलेंगे। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसे हम लोग बोलेंगे CAU कैपट एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉडा, CAUDA, कॉडा एपिडिडाइमिस। ये 3 पार्ट आ गए, क्लियर हो गया? ये 3 पार्ट आ गए। तो कॉपट सर वाला पार्ट, कॉर्पस बीच वाला पार्ट, और ये कॉडा टेल वाला पार्ट। क्लियर हो गई बात? अब फाइनली ये क्या चीज बन के आई? सर ये क्या चीज है? तो हम इसे बोलेंगे वास डिफरेंस। ये पर्टिकुलर चीज वास डिफरेंस आ गया। क्लियर हो गया भाई? बोलो जल्दी, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वास डिफरेंस क्या करेगा? अब ये वास डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, ये करेगा क्या? तो देखो यहां से वास डिफरेंस शुरू हुआ, ध्यान से देखना, यहां से ये वास डिफरेंस शुरू हुआ इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखते रहिए। ये वास डिफरेंस यहां से शुरू हुआ। तो अब क्या आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि हाँ सर एक वास डिफरेंस इधर से भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप बताओ मुझे, क्या इधर से नहीं आएगा एक वास डिफरेंस? क्योंकि टेस्टिस कितने हैं? 2 हैं, तो जब 2 टेस्टिस हैं तो जाहिर सी बात है एक वास डिफरेंस इधर से आएगा, एक वास डिफरेंस इधर से आएगा। सिंपल है, कितनी छोटी सी बात है। अब ध्यान से देखिए कि ये वास डिफरेंस जब यहां पर आएगा तो ये हल्का सा स्वेल करेगा, ये हल्का सा स्वेल करेगा, और ये दोनों के दोनों स्वेल करके फाइनली यहां पर जुड़ेंगे। क्लियर हुआ? और ये लूप ओवर करके आए हैं किसको? यूरिनरी ब्लैडर को। बहुत ध्यान से पॉइंट को समझते चलिए। यूरिनरी ब्लैडर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठा होगा, समझ गए? यूरेटर नहीं बोला है मैंने, यूरेटर अलग चीज है। यूरेटर कौन हुआ? यूरेटर होंगे जो ऊपर से यहां से किडनी से लटक के आ रहे होंगे। ये देखिए कुछ ऐसे करके ये किडनी से लटक के आ रहे होंगे, इनको हम लोग यूरेटर बोलेंगे। और यूरेटर किडनी से आ रहे हैं और वो किडनी से टप टप करके ये यूरिन को कहां गिराएंगे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर गिराएंगे, और फाइनली ब्लैडर गेट फिल्ड, और उसके बाद में ये यहां से यूरिनेशन हम आ जाएगी और हम उसको पास कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां से जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलेंगे, ये कंडीशन समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे कि अब आप लोगों को यहां पर एक नई ग्लैंड दिखाई पड़ेगी, और उस ग्लैंड को मैं अलग कलर से बना दे रहा हूं। कलर हम रखते हैं ब्लू, और ये देखिए ऐसे करके, ऐसे ऐसे। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या ग्लैंड बनाई है आपने? आप जानते हो मैंने ये ग्लैंड ऐसे क्यों बनाई? ये पहली बात तो ये है कि मैं इसका नाम क्या रखूं। पहले मैं इसका नाम रखता हूं। यहां पर देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे यूरेटर। ये हमारे पास क्या हुआ? वास डिफरेंस।
ये क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या हुआ जानते हो, इसे हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, पहली बात जो आपको मोटे तौर पे समझनी है वो ये कि ये अनपेयर्ड है। पहली बात तो ये अनपेयर्ड है और 5 सब यूनिट कह लो या 5 यूनिट की बनी हुई है। 5 यूनिट है टोटल इसके अंदर, लेकिन अलग अलग नहीं है, एक साथ है। और इसने यूरिथ्रा को ऐसे करके पकड़ रखा है, ऐसे करके इस यूरिथ्रा को पकड़ रखा है। उसी पर्टिकुलर चीज को मैं जनरली क्या कह रहा हूं, इसी को मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, दिस इज सिंपली योर प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड तो चलो क्लियर है, जो है बात आपको समझ में आ ही जाएगी। प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अब सवाल यह आएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जस्ट पहले कलर कौन सा रखे हैं, अब कलर भी तो सारे ही खत्म हो गए, ब्लैक रखे हैं, हाँ ब्लैक रखते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से पहले क्या हुआ, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक नई ग्लैंड, ये नई ग्लैंड ऐसे करके देखना ध्यान से, ये आई, एक नई तरह की ग्लैंड प्रेजेंट है। जो इसके ट्यूब, ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तुम लोग, और इन ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, शायद कुछ बच्चे जान भी गए कि हम इन्हें कहेंगे सेमिनल वेसिकल। सो दैट इज सेमिनल वेसिकल। और ये सेमिनल वेसिकल एक्चुअली क्या सिंथेसाइज करके देगा आप लोगों को, सीमेनल प्लाज्मा। ये हम लोगों को क्या बना करके देगा, सीमेनल प्लाज्मा। कैसे बना के देगा सीमेनल प्लाज्मा, ऐसे बना के देगा क्योंकि इसके अंदर जनरली आप लोगों को ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम मिलेगा। अब ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम क्या है भैया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हो तो समझ में आए ना। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम मतलब एक ग्लैंड की तरह स्ट्रक्चर है जो जनरली आपको क्या बना के देगा, कुछ सिक्रीशंस बना के देगा। तो ये देखिए, दिस इज सिंपली योर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, और ये यहां से क्या रिलीज करेगा, सीमेनल प्लाज्मा, और सीमेनल प्लाज्मा निकल करके बाहर आएगा। तो ये आ गया आप लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड। अब सुनो ध्यान से, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल है, इस सेमिनल वेसिकल से अब नीचे की जो ट्यूब बचेगी, ये नीचे की जो ट्यूब बचेगी ना, ये वाली देखो, ये वाली जिसमें वास डिफरेंस आकर के खुलेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक वास डिफरेंस की ट्यूब ये आके खुल रही है, एक वास डिफरेंस की ट्यूब ये आके खुल रही है, समझ गए। अब ये जो ट्यूब नीचे की तरफ खुली है, हम इस पर्टिकुलर ट्यूब को अब बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, इसका मतलब वास डिफरेंस अंदर की तरफ आया और उससे जुड़ गए दो कौन, सेमिनल वेसिकल की ट्यूब, और सेमिनल वेसिकल की ट्यूब के बाद जो वास डिफरेंस अब तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को मैं क्या कह रहा हूं, इजैकुलेटरी डक्ट। और जो ओपन होगी किसके अंदर, और इस पर्टिकुलर चीज को तुम लोग समझो कि अब ये जो पर्टिकुलर चीज है इसे हम लोग यूरिथ्रा बुलाएंगे। सो दिस इज सिंपली नोन एज यूरिथ्रा। और ये यूरिथ्रा देखो लंबा जाएगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, ये यूरिथ्रा कुछ इस तरीके से लंबा जाएगा। और इस यूरिथ्रा के जस्ट नीचे जहां से प्रोस्टेट खत्म होगी, अब यहां पर एक इस तरह से और एक इस तरह से एक ग्लैंड आपको और देखने को मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं। और ये पर्टिकुलर जो ग्लैंड मैं आप लोगों को बताता हूं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बल्बो यूरिथ्रल। बल्बो यूरिथ्रल, दिस इज सिंपली नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहेंगे। तो दोनों ही आप बुला सकते हो, आपके काम की चीज है ना। अब इसके बाद कहानी थोड़ी सी अलग है, और वो देखो क्या है, और वो ये है, ये, और उसके बाद में ये देखिए, ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये देखिए, आपको समझ आ रहा है कुछ। तो अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होंगी। ये देखिए, ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होंगी, और एक्चुअली इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरा कवर्नोसा। दिस इज सिंपली नोन एज कॉर्पोरा कवर्नोसा, है ना, दिस इज कॉर्पोरा कवर्नोसा। और फाइनली ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसे हम लोग बोलेंगे ग्लान पेनिस या ग्लान पीनस। क्लियर। और इसके चारों तरफ आप लोगों को यहां पर एक स्किन का फोल्ड दिखाई पड़ेगा, ये फोल्ड मैंने दे दिया। इसी फोल्ड को हम लोग सिंपली बोलते हैं फोर स्किन, है ना। और इस फोर स्किन को अगर हम लोग सर्जिकली रिमूव कर दें तो फिर यही पर्टिकुलर चीज हमारी क्या कहलाएगी, सर्कमसिजन कहलाएगी, जो कुछ धर्मों के अंदर इसको कर दिया जाता है ना। तो पिनाई शाफ्ट को नहीं कट करते हैं वो लोग, कुछ लोगों में ये भ्रम होता है कि पता नहीं पिनाई शाफ्ट को काट दिया है क्या,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पिनाइल शाफ्ट को नहीं काटा गया है, बल्कि उसके ऊपर लगी हुई जो प्रीप्यूस होती है, जिसे हम लोग सिंपली बोलते हैं लाइक फोर स्किन, है ना, इसको आप लोग फोर स्किन बोल सकते हो, दैट इज फोर स्किन, हम लोग इसको कट कर देते हैं। क्यों किया इसको कट? ताकि इसमें किसी तरह का टॉक्सिसिटी या फिर यूरिन की ड्रॉपलेट्स, यूरिया या फिर कुछ और ना फंसे और वो आगे पिनाइल शाफ्ट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। बहुत सारी चीजें हैं, आप कभी देखिएगा इंटरनेट पे, अगर इंटरेस्टेड है तो देखिए कि सर्कमसिजन के क्या फायदे होते हैं, वहां आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को यहां पर इसका एक कट सेक्शन दिखाता हूं। आप लोग यहां से इसका एक कट सेक्शन देखिए। तो जब आप इसका कट सेक्शन देखेंगे तो कट सेक्शन देखो ये नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके से। अब इस कट सेक्शन में एक देखिए इस तरीके से ये आ गया ऐसे, और ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे, और ये बीच में इसकी डीप आर्टरी हो गई, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा कवर्नोसा। अब आपको समझ में आ रहा है कि पिनाइल शाफ्ट अगर ऐसे सीधे है तो उसमें एक इधर लंबे लॉन्गिट्यूडनली और इधर लॉन्गिट्यूडनली दो स्पॉन्जियोसम भी रखे हुए हैं और कवर्नोसा, है ना, यहाँ पर। और ये पूरे का अब ये समझ लीजिए कि हड्डी नहीं है, पहली बात मैं आपको ये समझाई दे रहा हूं, है ना, इसको हम लोग हड्डी बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। सो दिस इज सिंपली योर कॉर्पोरा कवर्नोसा। और कॉर्पोरा कवर्नोसा के बाद में अब आप लोगों को एक नीचे की तरफ भी एक चीज मिलेगी जिसे हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। और इस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के अंदर से अब यहां से बहुत ध्यान से देखिए ये चीज निकल के आएगी जिससे तुम लोग यूरिथ्रा बुलाओगे। इसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? यूरिथ्रा। यहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी, आर्टरी होंगी, वीन होंगी, है ना, नर्व एंटर करेंगी, लेकिन आपके लेवल के लिए उतना जरूरी नहीं है। बस आप इतना समझ पाएंगे तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। और आपको ये समझना चाहिए कि पिनाइल शाफ्ट का इरेक्ट होना, क्या कहा मैंने, क्या कहा? पिनाइल शाफ्ट का इरेक्ट होना, यानी कि पिनाइल शाफ्ट जब इरेक्ट होकर हार्ड हो जाती है तो क्या उसमें किसी हड्डी का योगदान है, क्या उसमें किसी बोन का योगदान है, कार्टिलेज का योगदान है? नॉट एट ऑल, इट इज कंप्लीटली अ वस्कुलर फिनोमिनन। इसका मतलब जब ब्रेन के अंदर सेक्सुअल की डिजायर चल रही होती है ना, ब्रेन के अंदर सेक्स है, आप समझिए, हम सोच रहे हैं सेक्स के बारे में या हम अपने पार्टनर के साथ हैं, तो हमारे ब्रेन से अब इस पिनाइल शाफ्ट के अंदर क्या जाएगा? ब्लड जाएगा, और वो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। हालांकि अभी आप रहने देंगे, है ना, हालांकि इरेक्शन जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक से होता है और इजैकुलेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होगा। लेकिन बात को समझो, अभी शायद उतना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, तो पॉइंट को समझिए कि ये आप लोगों का पिनाइल शाफ्ट है। ऐसा मत समझिए कि इसके अंदर हड्डी होती है, क्या हड्डी नहीं होती, जनरली ब्लड वस्कुलर सिस्टम है कंप्लीटली, और इसके अंदर क्या भर जाता है? ब्लड। और ब्लड जब इसके अंदर भरेगा तो ये पिनाइल शाफ्ट जो है वो सीधे एकदम क्या हो जाएगी? इरेक्ट हो जाएगी। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आपको ये बात समझ में आ गई है? ये मैंने आपको लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फिलहाल तो इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा है। अगर कुछ रह गया हो तो मैं अपने टैबलेट में देख लेता हूं कि कुछ रह तो नहीं गया जो पढ़ाना है और मैं भूल गया। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इसमें बच रहा है। कॉइल पार्ट हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी टाइम कितना हुआ है हमारे साथ में? जरा मैं टाइम देख लूं एक बार, हमारे पास टाइम कितना हुआ है? लाइक टाइम दिख ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और देखते हैं इसको। और हम कहां से देखेंगे, कहां तक पहुंच गए थे? यहां तक आ गए थे शायद। ये देखिए द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग, और ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स और कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम लोग अभी क्या बोल के चले, ये देखिए, अब मैं आपको अगली कहानी समझा रहा हूं। Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule, वो देखो ये आ गई seminiferous tubule, in which the sperms are produced। तो ये बात आपको मोटे तौर पे पता हो कि स्पर्म कहां बनते हैं, वो seminiferous tubule के अंदर बनते हैं। क्लियर हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। आगे बढ़िए। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। अच्छा, तो अब हम इसको शुरू कर ही देते हैं क्योंकि अब समय भी मुझे लगता है काफी है, 20-21 मिनट हो चुके हैं, 5-10 मिनट और लगते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो यहां से आपके पास में क्या आई थी, ये देखिए, हाईली कॉइल्ड। अभी आपने पढ़ा था ना, हाईली कॉइल्ड कौन सी ट्यूब्यूल थी? कोई बताएगा? अरे बता दो भाई, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल है जिसे तुमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला। अब आप कहोगे कि सर इसको कट करिए, इसको इतना कट करिए, और कट करने के बाद में फिर मैं आप लोगों को यहां पर ये पर्टिकुलर कट सेक्शन इसका मैं दिखाता हूं। और जैसे मैंने इसका कट सेक्शन काटा तो ध्यान से देखिए,
ये देखिए कट सेक्शन मैंने इस तरीके से काटा, ये देखिए ये इसका कट सेक्शन आ गया ऐसे, और बस इतना देख लेंगे तो इट कुड बी फार बेटर। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इतना कट सेक्शन देख लें। अब इस कट सेक्शन को जब तुम लोग ध्यान से देखोगे तो उसके बाहर की तरफ एक लेयर लगी हुई है, पहली बात तो ये समझ लो, इसके बाहर की तरफ एक लेयर लगी हुई है कनेक्टिव इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये देखिए ये एक बाहर की तरफ एक लेयर आ गई। फिर बाहर की तरफ लेयर आने के बाद में अब अंदर की तरफ देखिए क्या है। अब अंदर की तरफ इसमें मिलेंगे तुम लोगों को जर्माइनल एपिथेलियम। शायद आप लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में शायद ये चीज पढ़ी होगी कि जर्म सेल कहां मिलती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में मिलती है ना, या क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर ही होती है। अब ध्यान से देखिए ये जर्म सेल्स आ गई, ये देखिए, और जर्म सेल्स को मैंने कैसा बनाया है देख पा रहे हो आप लोग, अरे जरा देख पा रहे हो कैसा बनाया है, क्यूबॉइडल। जर्म सेल को कैसा बनाया मैंने, क्यूबॉइडल सेल्स बना दिया है। क्लियर हो गई बात। अब इन क्यूबॉइडल सेल्स को समझाने से पहले मैं आप लोगों को जरा एक छोटी सी चीज यहां पर बताता चलूं। तो एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताता चलूं, और वो क्या है ध्यान से देखिए। वो ये है कि इसमें कुछ लंबी लंबी कॉलमनार सेल्स भी मिलेंगी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रखेंगी। ये देखिए समझ गए ना। तो दो तरह की सेल्स ले ली आप लोगों ने, ध्यान से देखो कितनी सेल्स हो गई, दो। और यहां से देखो क्या लिखा मैंने, इसने बोला इनसाइड यानी अंदर की तरफ से टू टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें आप लोग मेल जर्म सेल बोलेंगे जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। तो अब बताओ मेल जर्म सेल कौन सी हुई, ये वाली हुई, ये वाली, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेल जर्म सेल। और इसका नाम क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया। और इसकी प्लॉइडी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्लॉइडी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर इस क्रोमोसोम्स के सेट कितने होंगे, द आंसर इज 2n। ध्यान से देख लीजिए ये 2n ही होंगे, इनको आप लोग n मत समझ लेना, हैप्लॉइड नहीं है ये 2n है। और इसके बाद ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल है, ये वाली देखो ध्यान से देखना, इसे हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चे, सर्टोली सेल। इसे हम लोग सर्टोली सेल बुलाते हैं। अगर सीरियसली देखा जाए तो ट्रू जर्माइनल एपिथेलियम तो सर्टोली सेल्स ही होती है। यस। और ये जो जर्म लेयर आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रागोनेडल है। इसका मतलब ये टेस्टिस में नहीं थी, ये बाहर से आई है कहीं से, ये एक्स्ट्रागोनेडल है, गोनेड से बाहर से आई है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई है। अब आपने दो तरह की सेल्स आप लोगों ने यहां पर देख ली हैं। क्या क्या देखी है बच्चों, दोबारा बताओ मुझे। आपने देखा कि सर बाहर मेल जर्म सेल्स है, अंदर अंदर क्या है, मेल जर्म सेल्स है, और बीच बीच में क्या है, कुछ लंबी लंबी सेल्स भी प्रेजेंट है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अब बताओ मुझे कि स्पर्म बनाने का काम कौन करेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, भाई स्पर्म बनाने का काम कौन करेगा, तो आंसर शुड बी कि सर स्पर्म बनाएंगी स्पर्मेटोगोनिया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है। अब एक चीज और समझते हैं यहां, अब उसको कैसे समझोगे, उसको भी समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ में, हर बार करना ही पड़ता है भैया। लो कोई ना, ये लो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक मैं सेल यहां पर और लगा लूं, मान लो ये वाली ऐसे करके, ठीक हो गया, इस तरीके से बात समझ में आ रही है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना कि क्या होगा अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखो देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको बात समझ में आ जाए। ये देखो क्या किया मैंने, कुछ समझ आ रहा है, मैंने सर्टोली सेल्स के हाथ निकाल दिए ऐसे करके, उसने किसी दूसरे से पकड़े, इसने किसी दूसरे से पकड़े। तो आप कहोगे सर ये क्या चीज है, देखो यहां पर ये जंक्शंस बन गए, दरअसल इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टेस्टीज ब्लड बैरियर। इसका मतलब आपके टेस्टीज में कभी भी ब्लड नहीं जाता, पहली बात आपको ये समझनी चाहिए। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, टेस्टीज ब्लड बैरियर। ये टेस्टीज ब्लड बैरियर है। वजह क्या है उसके पीछे, वजह सुनो, वजह यह है कि आपकी जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि कितने से प्लॉइड वाली है, 2n, तो आपकी इम्यूनिटी जो ब्लड से प्रोवाइड होगी आपको WBC से, वो आपकी 2n सेल को तो पहचानती है, लेकिन जब स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म तो n होते हैं, मतलब हाफ प्लॉइडी है। तो फिर हाफ प्लॉइडी में अगर ब्लड पहुंच गया तो वो उसको अपनी सेल मानेगा ही नहीं, और उसको बुरी तरीके से उसको क्या कर देगा, मार देगा। इसीलिए टेस्टिस के अंदर मुझे रोकना पड़ेगा कि कैसे भी करके एनी हाउ ब्लड ना जाए, और ब्लड ना जाए इसीलिए मुझे यहां पर सर्टोली सेल्स को लगाना पड़ा। और सर्टोली सेल्स क्या बनाती हैं, टेस्टीज ब्लड बैरियर, जैसे कि ब्रेन के अंदर होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो एस्ट्रोसाइट्स बनाती हैं। हम लोग कहां पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, अभी नहीं पहुंचे वहां तक, लेकिन पहुंच जाएंगे आई होप। आप बात समझ गए, दिस इज सिंपली योर टेस्टीज बैरियर।
है ना। टेस्टिस बैरियर कौन बना के देता है बच्चे, ये बात ध्यान से समझ लो, सर्टोली सेल्स ही बना के देती है। अभी मैं सर्टोली सेल के सारे काम नहीं बता रहा, सर्टोली सेल के टोटल कई सारे काम हैं, जैसे कि ये इनहिबिन प्रोड्यूस करेगी, जैसे ये आपका एबीपी प्रोड्यूस करेगी, है ना, और ये या एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, है ना। यही सेल है जो टेस्टिस ब्लड बैरियर भी बना रही है। कई सारे काम हो गए सर्टोली सेल्स के, लेकिन अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा भी देखते हैं आगे। सर्टोली सेल्स, है ना, द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जो मेल जर्म सेल है ना, ये वाली देखो स्पर्मेटोगोनिया, यही किसमें जाएगी, मियोटिक डिवीजन में जाएगी। और मियोटिक का मतलब ये हुआ कि ये मियोसिस करेगी, रिडक्शनल डिवीजन लेगी और क्रोमोसोम के नंबर हाफ होंगे और वो स्पर्म में तब्दील होगा। लेकिन ये पर्टिकुलर जो चीज है ना सर्टोली सेल्स, ये कभी भी मियोसिस नहीं करेगी, इससे स्पर्म नहीं बनते, ये स्पर्म को नरिश कराएगी, शायद लिखा होना चाहिए, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। व्हाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल एंड द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cell, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, लेडिक सेल कहेंगे। जरा एक मिनट पीछे चलते हैं, कहां गया टेस्टिस, कहां गया टेस्टिस, कहां बनाया था, ये रहा टेस्टिस। जरा ध्यान से देखना, कलर कौन सा रखें, ये रख लेते हैं, ध्यान से देखना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, ये देखो, ये बाहर देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मत कर देना, बाहर कुछ सेल्स मिलेंगी और इन सेल्स का जो नाम होगा इसे हम लोग कहेंगे लेडिक सेल्स। तो ये देखो, मैं यहां बना देता हूं, मैं यहां बना देता हूं, मैं यहां बना देता हूं, इन सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, लेडिग, लेडिंग मत कर देना, लेडिग सेल कहेंगे। और ये लेडिक सेल क्या है जानते हो, ये लेडिक सेल जो है यही है वो सेल जो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी। अब दोनों बातों को पूरा जल्दी से रीएम्फसाइज कर लो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखो, उसके अंदर कटिंग पोर्शन देखो, और काट के जब उसको देखा तो उसके अंदर दो तरह की लेयर मिली, एक जर्माइनल एपिथेलियम हो गया और दूसरा बच्चे कौन सा हो गया, जिसको तुम लोग क्या कहोगे, सर्टोली सेल्स। लेकिन मैंने क्या कहा कि स्पर्म कौन बना के देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए जर्माइनल एपिथेलियम। स्पर्म को नरिशमेंट कौन देगा, सर्टोली सेल्स। लेकिन टेस्टोस्टेरोन कौन बनाएगा, जो सर्टोली सेल्स के बाहर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डॉट रखे हुए हैं, जिनको हम लोग लेडिक सेल्स कहेंगे, वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम लोग यहां से देखिए कि अगर मैंने ये क्या बना दिया, सोचो जल्दी, अगर मैंने ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाई है तो समवेयर यहां पर ये क्या होने चाहिए, ये लेडिक सेल्स होने चाहिए। ये देखिए, ये क्या होने चाहिए, इनको हम लोग लेडिग, इन्हें हम लोग लेडिक सेल कहेंगे, या फिर इनका दूसरा नाम क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स क्यों, क्योंकि ये ऐसी सेल्स हैं, ये ऐसी सेल्स हैं, ये ऐसी सेल्स हैं जनरली जो क्या होंगी, जनरली क्या होंगी, कहां गया वो, इंटरस्टिशियल स्पेस में रखी होंगी। आगे देखिए, लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसका नाम है एंड्रोजन। और एंड्रोजन ही कहां पर कौन सा वाला पढ़ना है आप लोगों को, आप समझ गए कि सर हम पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, इसका मतलब जगह जगह पर इम्यूनो कंपिटेंट सेल, मतलब मैक्रोफेजेस भी यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जो जनरली आपके टेस्टिस को मैक्रोफेजेस इसलिए प्रेजेंट होंगे ताकि वो किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी से उसको बचाया जा सके। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है ना। इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहां से शुरू करेंगे, एंड ये क्या होगा, एसेसरी डक्ट वगैरह पढ़ेंगे, और फिर फाइनली एक लेक्चर इसमें और लगेगा, है ना, थोड़ी देर का लगेगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम उसी में शुरू कर देंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव, और एक मिनट रुको, एक मिनट, क्यों परेशान हो रहे हो, दिक्कत क्या है, ये देखना, मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटे टेस्टिस, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो फिर अगले लेक्चर में क्यों पढ़ना है, रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंशिया में आपको पढ़ा चुका, एपिडिडाइमिस आप पढ़ चुके, और वास डिफरेंस आप पढ़ चुके, है ना। इन सबको एक साथ मिला के तुम लोग क्या बोलते हो, मेल सेक्स एसेसरी ऑर्गन, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, आप समझ गए। एंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा डिफरेंशिया थ्रू द रेटे टेस्टिस, यानी कि बीच में क्या होना चाहिए, रेटे टेस्टिस होना चाहिए, और इधर क्या होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बीच में रेटे टेस्टिस, फाइनली कौन खुल जाएगा, वासा डिफरेंशिया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। द वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, बिल्कुल सही है, फिर वो एपिडिडाइमिस में खुलेगा, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, क्योंकि एपिडिडाइमिस जो है वो पीछे वाले टेस्टिस को पूरी तरीके से पकड़ के रखेगा। फाइनली द एपिडिडाइमिस लीड्स टू द वास डिफरेंस, वास डिफरेंस कौन हुआ, जो सिंगल ट्यूब मैंने बताई, जो निकल जाएगी अब बाहर, देखिए, दैट असेंड टू द एब्डोमेन, असेंड टू द एब्डोमेन मतलब टेस्टिस तो बाहर रखे हुए हैं, तो वो जो वास डिफरेंस है वो असेंड करेगी, अंदर पहुंच जाएगी, पहले नहीं समझे, ऐसे समझिए, ये आ गया, और ये क्या है इसके, ये टेस्टिस हैं, समझ गए, और ये आ गया आप लोगों को क्या, ये दो टेस्टिस हो गए। इन टेस्टिस में से आप ये कहोगे सर वास डिफरेंस कहां जाएगी, टेंशन मत लो, ये वापस कहां पहुंचेगी, ये देखो, ये वापस कहां पहुंचेगी, आपके एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाएगी, वापस अंदर चढ़ गए अंदर,
और अंदर जाने के बाद में अब आपको ये बात पता है कि यूरिनरी ब्लैडर कहां होता है, वो अंदर ही तो होता है, तो ये उसको लूप ओवर करती हुई आएगी ऐसे करके, और लूप ओवर होने के बाद में फाइनली फिर पीनाइल शाफ्ट से बाहर निकलेगी। आपको बात समझ में आ गई है। डायग्राम बहुत ही खराब बना हुआ है, मुझे पता है, मैं इसको हटा ही दूं, है ना। तो चलिए आगे बढ़िए। तो ये देखिए, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। मैंने आपको बताया था कि ये रिसीव करेगी डक्ट कहां से, सेमिनल वेसिकल से, और ओपन इनटू द यूरिथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। जब वो यूरिथ्रा में खुलेगी तो फिर वो जो डक्ट बनी अब यूरिनरी सेमिनल वेसिकल से जुड़ के जो डक्ट बनेगी फाइनली, उसे मैं क्या कहूंगा, इजैकुलेटरी डक्ट कहूंगा। आगे बढ़िए। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस एंड आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा। यही वो डक्ट हैं जो स्टोर करेंगे। स्टोर कौन करता है बच्चे, एपिडिडाइमिस। मैं फंक्शन बता दूंगा आप लोगों को। एपिडिडाइमिस स्टोर करेगा, मैचुरेशन करेगा उसका, यानी कि स्पर्म को ये बताया जाएगा कि कब दौड़ना है कब नहीं दौड़ना है, उसके ऊपर इनहिबिटरी कुछ क्या लगेंगी, प्रोटीन्स लगेंगी, ये सारे काम कब होंगे, ये कब होंगे, एपिडिडाइमिस के अंदर होंगे। आगे देखिए, द यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पीनस टू एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसे हम लोग यूरिथ्रल मीटस कहेंगे। फिर पीयू उसके बाद फोर स्किन के बाद में जो स्किन का लास्ट जहां से यूरिन निकलता है उसे मैं क्या कहूंगा, यूरिथ्रल मीटस कहूंगा। 1 मिनट और रुकिए और इसको भी देख लीजिए। पीनस को ही हम लोग मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। जो पीनस होगा उसी को हम लोग मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहेंगे। लेकिन फीमेल के अंदर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कभी भी वेजाइना नहीं होता अकेला, तो उसमें कई सारी चीजें हैं, है ना। कम से कम 5 चीजें आएंगी फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो पहले मेल पढ़ते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन। अब बताइए, मेल के पीनाइल शाफ्ट को इरेक्ट करने में कौन हेल्प करेगा, मैंने आपको बता दिया, स्पेशल टिश्यू। और वो स्पेशल टिश्यू मैंने आपको 2 तरह के बता रखे हैं, कॉर्पोरा कवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। स्पोंजियोसम के अंदर से यूरिथ्रा एक्सटेंड करेगा। आगे बढ़िए। पीनस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, इसका मतलब अगर पीनस इरेक्ट नहीं होगा तो वो विजाइना के अंदर एंटर ही नहीं होगा, और विजाइना के अंदर अगर वो एंटर ही नहीं हुआ तो इंसेमिनेशन नहीं होगा। जो सीमेन है वो निकल तो भले ही जाएगा पेनिस से, लेकिन निकलने के बाद उसको जाना कहां है, जाना तो विजाइना के अंदर है ना, लेकिन विजाइना के अंदर वो पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि वो इरेक्ट ही नहीं होता है। तो इरेक्ट होगा तभी वो विजाइना के अंदर सीमेन को डिपॉजिट करेगा, और उसी पर्टिकुलर चीज को मैं इंसेमिनेशन कहूंगा। आगे बढ़िए। द एनलार्ज एंड ऑफ पीनस इज कॉल्ड ग्लैंड पेनिस। मैंने आपको अभी बताया। एनलार्ज, लास्ट वाला जो एंड जो एकदम गांठ की तरह, ग्लैंड की तरह मोटा सा दिखाई पड़ेगा, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग ग्लैंड पेनिस कहेंगे। एंड कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन, और इसी पर्टिकुलर स्किन को हम फोर स्किन कहेंगे। मैंने आपको बता दिया कि इस स्किन को अगर हटा दिया जाए तो इस प्रोसेस को हम सर्कमसिजन कहते हैं। आगे बढ़िए। द मेल एसेसरी डक्ट देखिए, सॉरी डक्ट नहीं, ग्लैंड। देखो डक्ट तो आपको समझ में आ गई, 4 मैंने आपको बता दी। अब ग्लैंड देखिए कौन कौन सी। नंबर 1, इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। इसका मतलब सेमिनल वेसिकल हमेशा किस में होती है बच्चे, पेयर में होती है। पेयर समझ गए, 2 होंगी वो सेमिनल वेसिकल, 2, एक इधर, समझ गए। और आगे देखिए प्रोस्टेट, लेकिन प्रोस्टेट पेयर नहीं होती, ये बात आप मोटे तौर पे समझ लो। प्रोस्टेट सिंगल होगी, अनपेयर्ड। और आगे देखिए पेयर्ड में कौन मिलेगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का कुछ खास फंक्शन नहीं है, लेकिन ये यूरिथ्रा को एसिडिटी प्रोवाइड करता है और उसके अंदर लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करके देगा, है ना, लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करके देता। कई बार निकलता है ये पीनस से। अच्छा, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सीमेनल प्लाज्मा। ये बात अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इतना समझ लो कि इन तीनों के सीमेनल प्लाज्मा इन तीनों की ही वजह से बनेगा। वो दूसरी बात है कि सेमिनल वेसिकल 70% बनाएगा और प्रोस्टेट आपका 20 से 25% बनाएगा, और बचा हुआ 4-5% जो है वो कौन बनाएगा, बल्बो यूरिथ्रल। आगे बढ़िए। विच इज रिच इज इन द फ्रक्टोज। ये मैं आपको आराम से बताऊंगा। फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम होगा, और सर्टेन एंजाइम होंगे, सिट्रेट वगैरह भी उसके अंदर होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी उसके अंदर होगा, समझ गए ना, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन भी उसके अंदर होगा। मैं लिखवा दूंगा आपको सारे। And these secretion of bulbourethral glands also helps in the lubrication of penis. तो लुब्रिकेशन ऑफ पीनस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स की डिजायर अभी आ रही है, तो पीनस के लुब्रिकेशन को देने के लिए कौन आ जाएगा, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड से निकलने वाला लिक्विड आ जाएगा। आप समझ लीजिए फीमेल के अंदर ये काम बार्थोलिन ग्लैंड करेगी। आई थिंक ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरा पढ़ लिया है, इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये लेक्चर हमारा कौन से नंबर का है, ये हमारा पहला लेक्चर है। थैंक यू।